नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब दिया बुझने वाला होता है तो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाने लगता है और यही फड़फड़ाना उसे भारी पड़ जाता है, क्योंकि इसी वक्त थोड़ी सी भी हवा उस पर भारी पड़ जाती है। और अब यही हाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का होने वाला है। अब गृह मंत्री अमित शाह की आंधी उन्हें जड़ से उखाड़ने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए जानलेवा हमले पर अमित शाह ने न सिर्फ बंगाल के डीजीपी और सचिव को 14 दिसंबर को हाजिर होने का फरमान सुनाया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो जल्द ही बंगाल में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। अब तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं को आत्महत्या का नाम देकर अपना पल्ला झाड़ने वाली ममता बनर्जी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से उनका सीधा मुकाबला शुरू हो ही गया है, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो ममता को भी पता है और उनके साथ खड़े टुकड़े टुकड़े गैंग और लुटियन जमात को भी पता है। वैसे ममता नाम होने से कोई ममतामय नहीं हो जाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ इसी कवायद को सही साबित करती नजर आ रही हैं। और जो थोड़ी बहुत ममता उनके अंदर है भी, वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के लिए है, उनकी गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए है, बढ़ावा देने के लिए है। उस जनता के प्रति तो कतई नहीं है जिसके बलबूते पर उन्होंने सीपीएम की 25 साल पुरानी सत्ता को बंगाल से उखाड़ फेंकने में ममता का साथ दिया था। आज जिस तरह का तानाशाही भरा रवैया ममता बनर्जी का है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि डर के मारे इंसान अच्छे और बुरे का फर्क तक भूल जाता है। और राजनीति की ये सीरत है कि सत्ता की जमीन खिसकते देख तो बड़े से बड़ा राजनेता भी सुध-बुध खो बैठता है। तो फिर ममता क्या चीज है? चोरी और सीनाजोरी का इससे बड़ा उदाहरण तो ढूंढे नहीं मिलेगा। इधर डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर तृणमूल के गुंडों ने जानलेवा हमला किया और उधर ममता की उनकी पार्टी के गुंडों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। अपनी पार्टी के गुंडों की इस नापाक हरकत पर न सिर्फ ममता ने खुलकर उनका समर्थन किया, बल्कि उनके बचाव में ममता ने जो दलीलें दी, जो भाषण दिया, उसको सुनकर तो लग रहा था जैसे कि ममता उन्हें शाबाशी देते हुए कहीं किसी अवार्ड से नवाजने का ऐलान ही ना कर दे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर शर्मसार होने की बजाय वो तो फख्र के साथ उनकी हरकतों पर अपनी सहमति की मोहर लगा रही थी। वो भूल गई थी कि वो तृणमूल की अध्यक्ष होने के साथ साथ बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। देखा जाए तो ममता राज में बंगाल में जिस तरह की हिंसा का खुला तांडव खेला जा रहा है, जिस तरह से राजनीतिक रंजिश के चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, जेपी नड्डा पर हमला उस रक्त रंजित हिंसा की पराकाष्ठा था। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने गुंडागर्दी की सारी हदें लांघ दी। जरा सोचिए, जो पार्टी देश पर राज कर रही हो, जिसे लोकसभा चुनाव में 50% वोट मिले हो, पश्चिम बंगाल के 40% लोगों ने जिसे समर्थन दिया हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर सत्ताधारी पार्टी के गुंडे ही हमला कर दें और सीएम उन्हें बचाती फिरे, तो आम लोगों की सुरक्षा के साथ विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हाल बंगाल में क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप सब आसानी से लगा सकते हैं। बंगाल में पिछले 3 साल में बीजेपी के 110 नेताओं की हत्या हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष पर किए गए जानलेवा हमले के बाद जो लोग सोच रहे थे कि ममता कोई अफसोस जताएंगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ममता के इशारे पर ही तो ये पूरी कवायद की गई थी। सड़क पर एक तरफ बड़े बड़े पत्थरों से काफिले पर हमला किया गया और दूसरी तरफ तृणमूल के कार्यकर्ता नड्डा गो बैक के नारे लगा रहे थे। जरा सोचिए, क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में है? वहां बीजेपी के नेताओं के जाने पर क्या बैन लगा हुआ है? वहां देश के गृह मंत्री अमित शाह और बाकी मंत्री क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां जाने के लिए ममता से इजाजत लेने की जरूरत है? अजीब हाल है ममता बनर्जी का। क्या हाल बना रखा है उसने खुद का और पश्चिम बंगाल का। इतनी डर गई है ये बीजेपी के राज्य में बढ़ते कद से कि केंद्र की तरफ से आने वाले हर मंत्री और बीजेपी के हर नेता से ये खौफ खाने लगी हैं। वो अपनी हरकतों से और अपनी भाषा से किसी राज्य की मुख्यमंत्री तो दूर, किसी पार्टी की नेता बनने लायक भी नहीं है। उनकी सड़क छाप भाषा तो देखिए, कैसे वो हमले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम ले रही थी, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। लग रहा था जैसे कि वो मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। किसी पार्टी की कोई नेता, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है?
यही नहीं, वो तो अजीबोगरीब दलीलें देकर अपनी पार्टी के गुंडों की इस नापाक हरकत को जायज ठहराने में लगी थी। ममता कह रही थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और बाकी मंत्रियों को क्या कोई काम नहीं है जो आए दिन मुंह उठाकर बंगाल चले आते हैं। परेशानी दरअसल उनकी यही है कि बड़ी मुश्किल से तो गुंडागर्दी करके उन्होंने लेफ्ट के गुंडों से सत्ता हासिल की थी, और लेफ्ट पार्टी के गुंडों से लड़ते लड़ते वो कब खुद गुंडी बन गई ये उन्हें पता ही नहीं है। वो बंगाल की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई मुख्यमंत्री हैं, किम जोंग की तरह कोई तानाशाह नहीं है जो हमेशा गद्दी से चिपकी रहेंगी। अब क्या वो देश के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे से भी अनजान हो गई हैं? इतना गुमान किस लिए? अब अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष बंगाल आएगा तो ममता तय करेंगी कि उनके काफिले में कितनी गाड़ियां होनी चाहिए। उन्हें अपने साथ 2 या 50 गाड़ियां लेकर चलने से पहले क्या ममता से परमिशन लेनी होगी? ममता के तेवर तो देखिए, वो ये भी फरमा रही थी कि बीजेपी के नेता हर रोज आकर राज्य में कोई ना कोई कार्यक्रम करने लग जाते हैं और फिर नेशनल टीवी पर सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का ड्रामा खुद ही रच लेते हैं। एक तरफ हमला करवाओ और दूसरी तरफ ड्रामा करने का आरोप लगाकर पतली गली से निकल जाओ। ममता तो सावन की अंधी हो चुकी है, लेकिन इस कातिलाना हमले पर चुप बैठी पूरी खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े बिरादरी को भी क्या पीलिया हो गया है? अगर यही हमला किसी कांग्रेसी नेता या फिर ओवैसी के काफिले पर किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो अब तक तो अवार्ड वापसी गैंग के साथ साथ असहिष्णुता की बयार भी बहने लग जाती। यही नहीं, एक जमात तो अब तक डर के मारे कांप रही होती। आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर जैसे कई सेकुलर लोग तो टर्की जैसे शांतिप्रिय देश में बसने का राग भी अलाप चुके होते, पर अब देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। हाथ में प्लेकार्ड लेकर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान को बचाने वाला गैंग भी पता नहीं कहां गायब हो गया है। ममता के राज में अब तक बंगाल में 130 लोगों की राजनीतिक हत्या हो चुकी है, जिनमें 110 बीजेपी के लोग हैं। यही नहीं, अभी करीब 1 महीने पहले 12 नवंबर को अलीपुर द्वार में बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष के काफिले पर भी जानलेवा हमला तृणमूल के गुंडों ने ही किया था। वहीं कूच बिहार में भी पिछले महीने ही बीजेपी कार्यकर्ता काला चांद कर्मकार को पीट पीट कर मार डाला गया था। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक और 3 पार्टी कार्यकर्ताओं के शव भी संदिग्ध हालात में फंदे से लटकते मिले थे। उससे पहले अक्टूबर में बैरकपुर में ठीक पुलिस चौकी के बाहर तृणमूल के बेखौफ गुंडों ने बीजेपी के काउंसलर मनीष शुक्ला को सरेआम 9 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये सारी हत्याएं ममता के साथ साथ इस पूरी लुटियन जमात को सिर्फ ड्रामा ही लगती हैं, क्योंकि यहाँ मरने वाले बीजेपी के नेता होने के साथ साथ हिंदू भी तो हैं। हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोलने से तो ये लोग सांप्रदायिक हो जाएंगे, इस बात से तो इनकी शांति दूत भी इनसे नाराज हो जाएंगे, जनाधार छिन जाएगा, फंडिंग बंद हो जाएगी, आर्टिकल लिखने वाले लुटियन गैंग को मिलने वाला पैसा बंद हो जाएगा। और मजेदार तो ये है कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग को और मिर्ची लगने वाली है। दरअसल समाजवादी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की मां इंदिरा बहादुरी इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी थाली में अब छेद होने वाला है। दरअसल बंगाल में तृणमूल के गुंडों की गुंडागर्दी तो इन्हें सावन की फुहार लगती है। इन्हें तो आंकड़े भी नजर नहीं आते, इनकी आंखें तो वही आंकड़े देखती हैं जहां इनका फायदा होता है। यानी साफ है कि ममता बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद से, बढ़ते जनाधार से खौफ खाने लगी हैं। डर के मारे उन्हें दौरे पड़ने लगे हैं। जिस तरह से नड्डा के काफिले पर हुए जानलेवा हमले के बाद ममता अपनी पार्टी के गुंडों की शान में कसीदे पड़ रही थी, उससे तो साफ लग रहा है कि ममता का दिमाग सटक गया है, कहीं ज्यादा गहरी चोट लग गई है दिमाग में। अपने खिसकते जनाधार का एहसास तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के हर कार्यकर्ता को भी हो गया है। सवाल यह है कि क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता पर बार बार आरोप लगते हैं। क्यों वो राज्य में हो रही हिंसा को रोक नहीं पाती? शायद उन्हें अभी भी यही लगता है कि राज्य में सरकार वामपंथियों की है और वो सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तभी तो बंगाल में हर तरफ तृणमूल के गुंडे तांडव मचाए हुए हैं, लेकिन बेगम ममता उन्हें बचाने की कवायद में ये तक भूल जाती हैं कि वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनका संवैधानिक कर्तव्य है। उन्हें तो बस राज्य में अवैध तरीके से घुसाए गए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की ही चिंता है। दरअसल बंगाल में सियासी हत्याओं का दौर 1960 के दशक से ही चलता आ रहा है। सीपीएम शासन के दौरान सियासत का जो खूनी खेल शुरू हुआ था वो तृणमूल के शासन में आगे ही बढ़ रहा है। मजेदार तो यह है कि
कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी को भी सीपीएम के समय में तो ये खूनी खेल दिखता था, लेकिन अब वोट बैंक को बचाने के चक्कर में इन्होंने भी चुप्पी साध ली है, आंखें बंद कर ली हैं। खैर, ममता तो बौखलाहट में गलतियों पर गलतियां करती चली आ रही हैं और अब की बार उनसे गुनाह हो गया है और अब उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल ने उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ली है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख डाली है और अब ममता को कुर्सी से उतारने की कवायद तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता अपनी सरकार से हाथ धो बैठेंगी। राष्ट्रपति शासन की आहट ममता को सुनाई दे या ना दे, लेकिन उस तरफ बंगाल बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। वैसे भी कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ जरूर दौड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।